निकल के वो रूम से बाहर देखे तो मेरे पापा को एक पीछे से और एक आगे से गोली मार रहा था। तब हम ऊपर से दौड़ के आए, मेरे पापा सबसे लास्ट में। घर पे थे, पापा को एक बार पानी पिला दिया, दूसरा बार बहन से मांगे, हाथ में पकड़े हुए थे और वो लोग आया, बात उत करने लगा। पापा पानी भी नहीं पिए। तो मेरे पापा का आवाज़ आया तो हमको लगा कि कोई ऐसा फटाका कहीं नहीं सुने, हम पहला बार सुने हैं। तो देख रहे थे तो मेरे पापा को पीछे से सब अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। मेरे पिता को, मेरे चाचा को, मेरे पूरे परिवार को पूरे तरह से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि हम, मेरे पापा, मेरे चाचा सब हमेशा सबका आवाज़ उठाते हैं। पुलिस प्रशासन सारा यहाँ मिला हुआ है, जितना भी पुलिस प्रशासन है ना, हम लोग का सब दिन। ये देखिए, ये निशान है, ये गोलियों का निशान है, जो गोली फायरिंग की गई थी। यहाँ निशान है, एक निशान वहाँ देखिए, वहाँ पे भी निशान है और वहाँ पे भी एक निशान है। एक बार कैमरे से दिखा देंगे, वहाँ पे भी एक निशान है। ये वही कुर्सी है जिस पे राकेश पासवान उस समय बैठे हुए थे जब उनके ऊपर अपराधी हमला कर रहे थे। इनफैक्ट एक बार जूम करके दिखाएंगे, अभी भी खून के धब्बे इस कुर्सी पर लगे हुए हैं जब गोली फायरिंग हुई थी। और ये देखिए, गोली फायरिंग यहाँ पे भी की गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे भी होल है। यहाँ का एक एक चीज इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पे उस दिन क्या हुआ था। लोग से ज़्यादा यहाँ का जगह गवाही दे रहा है कि वो मंजर कितना डरावना होगा और वो मंजर कितना भयावह होगा। पापा को मार रहे थे सब मेरे सामने। किसे पहचानती थी? आदित्य ठाकुर। आदित्य ठाकुर को आपने पहले भी देखा था उन्हें? हाँ, वो मेरे पापा को मेरे सामने मारा था। प्रशासन को ये सारी बातें बताई आपने? सब पता है, अभी तक कहाँ एक्शन ले रहा है। अभी हम लालगंज थाना अंतर्गत उसी पचदमिया गांव में है, जहां पर बीते दिनों राकेश पासवान की निर्मम हत्या कर दी गई। आज से नहीं, पिछले 2 दिन से लगातार खबर चल रहा है कि यहां पे राकेश पासवान जी के साथ क्या कुछ हुआ। बहुत सारी चीज़ें अब तक आप तक पहुंच चुकी होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी आपको जानने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि 13 तारीख का वह दिन था जब लोग भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव की तैयारी में जुटे हुए थे और उसी बीच ये खबर निकलकर सामने आती है कि राकेश पासवान की हत्या कर दी। और मैं बता दूं, एक बार मैं दिखाना चाहूँगी, हमारे पीछे ये राकेश पासवान जी का घर है जहां पे गोलियों का बौछार किया गया था अपराधियों के द्वारा। और 2 से 3 दिन बीत रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई सही से होती हुई नहीं नज़र आ रही। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमने कोशिश की यहाँ इनके परिजनों से भी बात करने की और जानने की, तो उन्होंने कहा अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। इससे पहले कि हम आगे बताएं, आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और पूरी तरह से जानने का कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। ये हमारे साथ हैं, ये बड़े भाई हैं जो पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं। इन्हीं से जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्या हुआ था उस दिन सर। 13 तारीख के शाम में संध्या 5 बजे मेरा भाई या मैं वहाँ बैठा हुआ था, उस सामने कुर्सी पे बैठा हुआ था। 2 मोटरसाइकिल से 4 सवार लोग आए और 2 मोटरसाइकिल पर ही था और 2 मोटरसाइकिल से उतरा। मेरे माँ को, मेरे भाई को पैर छूका, प्रणाम किया। फिर एक भाई के पीछे, कुर्सी के पीछे हो गया। पीछे होने के बाद पट्टा में गर्दन के नीचे 8-10 गोली उसको मारा। भाई मेरा एकदम कुर्सी पर रह गया। माँ बोला तो माँ को धक्का दे दिया, माँ उस जगह थी हो गए। हम तो ऊपर थे, हम हाजीपुर से एक अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम से लौट ही रहे के आए थे, कपड़ा बदल रहे थे ऊपर। तो हम कहे कि क्या चीज़ का आवाज़ हो रहा है भाई। तो हम ऊपर से ताके, ऊपर से जैसे ही ताके तो ऊपर भी वहाँ से 2 जो मोटरसाइकिल लिए हुए था वो भी ऊपर गोली चलाया, जो ऊपर भी दीवार पर 2 तल्ला पर भी गोली का निशान है। वहाँ से जब हम वहाँ से भागे, फिर हम सीढ़ी पर आए तो वहाँ गोली का निशान है, वहाँ भी हमको चलाया गया दूसरा राउंड। फिर वहाँ तीसरा राउंड, फिर हम छुप गए। फिर वहाँ बगल में चौथा राउंड, 5वां राउंड, 6ठा राउंड, 8-10 राउंड मेरे ऊपर भी चला। फिर हम उसको पीछा करते हुए कुछ दूर तक गए तो एकदम लगातार गोलियाँ चला रहा था। आखिर क्या वजह हो सकती है, क्या मंशा हो सकती है उन लोगों की जो उन्होंने राकेश पासवान पर गोली चलाया और इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की? सोच लीजिए ना, 13 तारीख के संध्या 5 बजे भाई का हत्या हो रहा है। 14 तारीख के यहाँ हर साल मेरा भाई भव्य भीमराव अंबेडकर साहब का भव्य शोभा यात्रा लालगंज में निकलता था। 2 दिन पहले हमारी भावो हुई, वो बता रही थी कि फ़ोन आया था और दोनों बात कर रहा था छत पे। वो बोल रहा था कि तुम भीम बाबा साहब का जयंती नहीं मना सकते हो, तुम न तुमको परमिशन देंगे
और न तुमको थाना प्रभारी कौन परमिशन थे वो लोग जिन्होंने कॉल किया? भाव बता रहे थे कि कोई चेयरमैन है कंचन सा, वो डायरेक्ट फ़ोन पर बहसा-बहसी कर रहा था कि तुम नहीं मनाओगे तो नहीं मनाने देंगे। यही तो बात है। अच्छा, इससे पहले कोई उसमें से कोई अपराधी को आप लोगों ने पहचाना किस हाँ, प्रकार एक से? लड़का को पहचाना जो आदित्य ठाकुर बगल का है, विपिन ठाकुर का अच्छा, लड़का। उससे कोई आपसी बैर या दुश्मनी कोई थी वो क्या शूटर उनकी? टाइप का वो लड़का है, उसे कोई अथी नहीं, उसको किसी षड्यंत्र के तहत कुछ राजनीतिक दुश्मनी के कारण कुछ लोग मिल के किसी तरह अंबेडकर जयंती नहीं मना पाए। ये पूरा षड्यंत्र के तहत ऐसे जब जब मेरे भाई के ऊपर घटना घटा है वो हम एफआईआर में खोल दिए हैं। किस साल क्या क्या किसके इससे पहले भी उनके ऊपर इस प्रकार का हाँ, घटना हुआ था क्या? 2016 में एक बार गोली चलाया था, ब्लॉक से लौट रहे थे। 17 में तो उस समय भी गोली चलाया था। उस समय भी हम लोग प्रशासन से मांग किए थे सुरक्षा के लिए। तो मिला था सुरक्षा? नहीं, 2016 में हम ट्रेनिंग भी किए जाके लखनऊ में 15 दिन का ट्रेनिंग भी किए आर्म्स के लाइसेंस के लिए। उस समय तक अभी तक हमारा फाइल वहाँ टोटल उसका जो भी परफॉर्मा था वो सारा फिलअप किए। आर्म्स का लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग भी किए, सर्टिफिकेट भी दिए, लेकिन अभी तक हम लोग को उसका अथी भी नहीं मिला। अच्छा, अब तक कोई भी अपराधी 4-5 लोग जैसा कि आप बता रहे हैं, कोई भी गिरफ्तार हो पाया है या नहीं? नहीं, अभी तक तो सूचना नहीं मिला है। सीधे आश्वासन वरीय पदाधिकारी से मिल रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहे। जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि हमने नामजद भी किया है, वो आसपास का ही है, उसकी गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग को तो सूचना नहीं मिला है कि अभी तक उसका गिरफ्तारी हो पाया है। अच्छा, नहीं हो पाई है। 2 दिन बीत चुके हैं जी, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। वही वरीय पदाधिकारी द्वारा बोला जा रहा है कि हम अनुसंधान में लगे हुए हैं, एसआई टीम गठन कर दिए हैं, सारा काम हो रहा है। बहुत जल्द हम खुलासा आप लोग के सामने करेंगे। चलिए, इनके सुपुत्र हैं, क्या नाम हुआ आपका? ऋतिक हैं, इनके सुपुत्र हैं जो राकेश पासवान, जिनकी हत्या कर दी गई थी। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इन्होंने ही आग दिया होगा अपने पिता का, जैसे कि नॉर्मली सभी बच्चे अपने देते हैं। आप उस दिन थे मौजूद या नहीं? उस दिन पटना से आए ही थे और उसके बाद हम थोड़ा घूम के आए तो मेरे पापा ऊपर सोए हुए थे, तो हम देखे कि पापा सोए हुए, तो हम पापा को नहीं उठाए। उसके बाद हम नीचे आए, टहल उहल लिए। उसके थोड़ा देर बाद पापा नीचे आए तो हम पापा को देखे तो हम पैर छूके प्रणाम किए। उसके बाद पापा बोले, उसके बाद पापा हमसे कुछ नहीं बोले, हम ऊपर चले गए। ऊपर जब गए तो हम ऊपर बैठे, मोबाइल चार्ज में लगाए, बैग उग रख के। तो उसके बाद हम ऊपर थे ना, तो हमको लगा कि बिजली का तार गिर गया। हमें उधर गाय रहती है तो हमको लगा कि उसका पेट में आ गई है, इस तरीके का आवाज़ आ रहा है। गोली की जब फायरिंग हो रही है। हाँ, तो जब हम निकल के वो रूम से बाहर देखे तो मेरे पापा को एक पीछे से और एक आगे से गोली मार रहा था। तब हम ऊपर से दौड़ के आए। ऊपर से जब दौड़ के आना तो मेरे साथ मेरे चाचा, मेरे परिवार के बहुत सारे लोग थे। जब हम आए तो हम अपने चाचा को रोके कि नहीं, पापा को मार दिया, आप नहीं जाइए, नहीं तो आपको भी मार देगा। तब भी ज़बरदस्ती निकल के भागे। तो जब गोली चला तो हम चाचा को धकेल दिए, तो ये जाके स्कॉर्पियो के टायर तर गिरे तो उधर भी गोली चलाया। ये कैसे कैसे इनका जान बचा। उसके बाद में बहुत सारा गोली हम लोग के ऊपर चलाते रहा। उसके बाद जब हम लोग दौड़े, मेरे चाचा और दौड़े, तो हवाई फायर करते हुए भाग गया। कितना देर तक ये चला, मतलब लगभग कितनी देर तक लगभग फायरिंग 5 किए से उन 10 लोगों ने? मिनट। अच्छा, क्या उनके मारने का मतलब टारगेट पे सिर्फ आपके पिताजी थे या फिर आप लोगों के ऊपर भी वार करने का कोशिश किया उन लोगों ने? उसका मानसिकता था कि मेरे पिता को, मेरे चाचा को, मेरे पूरे परिवार को पूरे तरह से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मेरे पापा, मेरे चाचा सब हमेशा सबका आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, उस समय गांव के अगल बगल पास पड़ोस के लोग मौजूद थे या नहीं? उस समय सबका काम करने का समय रहता है। उस समय अभी गेहूं का कटनी चल रहा है, उसी में सब लोग थे, कोई गांव में नहीं था। जब वो इधर से भाग रहा था तो एक अंकल थे उधर, वो खड़ा थे, तो वो जब देखे तो ढेपा चलाए, उस पर ईंटा चलाए ना, तो उन पे भी फायर किया और हवाई फायर करते हुए आपको क्या लगता है कि आपके पिताजी को मारने के पीछे की क्या मंशा हो सकती है? मेरे पिताजी के मारने के पीछे का यह मंशा है कि मेरे पिताजी अंबेडकर जयंती मनाने के लिए यात्रा करने वाले थे, शोभा यात्रा। तो उनको फ़ोन करके बोला गया कि नहीं, तुमको शोभा यात्रा नहीं करना है। तो मेरे पापा बोले कि नहीं, शोभा यात्रा कैसे नहीं होगा, हर साल हम करते हैं, हम इस साल भी करेंगे। जब इस तरह का धमकी आया था तो आपने प्रशासन को इस बारे में बताया था कि सर हमें इस प्रकार की धमकी आई है? ये बात तो मेरी मम्मी बोली है तो हम बोले हैं, क्योंकि हम तो यहाँ थे नहीं, हम तो आए ही थे।
मेरे पापा पे कुछ भी होता था तो वो किसी को नहीं बोलते थे फैमिली में कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, सिर्फ हम लोग से अपना बात बोलते थे और कुछ नहीं। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 2 भाई 1 बहन हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। सबसे छोटे? मेरे पापा 4 भाई हैं। आपके पापा कितने नंबर पे? मेरे पापा सबसे लास्ट में। चुप हो जाइए, रोना बंद करिए, रोइए मत। ये ऋतिक हैं। और वैसे भावुक तो होना लाजमी है कि एक बच्चे के सर पर से अगर उसके बाप का साया उठ जाए तो उस बच्चे पे क्या बीत सकता है, ये बखूबी आप समझ सकते हैं। और जिस प्रकार की घटना हुई है, किसी बच्चे के आंखों के सामने अगर उसके पिता पर अंधाधुंध फायरिंग हो और गोलियों की बौछार की जाए। पूर्व में भी हुआ इससे था। पूर्व में पिताजी पे गोली भी चला था। उसके बाद एक पंचायती में मेरे पिताजी फैसला किए थे तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था, जिसका नाम दिलीप ठाकुर है। तो वो जब मेरे पापा विरोध किए तो राइफल निकाला तो उसको पुलिस प्रशासन सारा यहाँ मिला हुआ है। जितना भी पुलिस प्रशासन है ना, हम लोग का सब दिन विरोध किया है, हम लोग से कभी मिल के नहीं रहा है। हम लोग कभी भी किसी के गरीब का आवाज़ उठाते हैं तो वो लोग पैसा पे बिक जाते हैं अमीरों के पीछे। जब मेरे पापा पे राइफल निकाला था तो उसको एक डंडा साबित करके घोषित कर दिया गया था। इससे पहले मेरे पापा पे एक बार और गोली चला था। कहाँ पे? वो ब्लॉक के पास मेरे पापा जा रहे थे। इस बात का सूचना दर्ज करवाए थे आप लोग? कितना बार करवाया पापा को। हम एसपी आए थे कि डीएम, हम भी उसमें थे। हम बोले थे कि मेरे पापा को सुरक्षा मुहैया कराया जाए तो बोले कि टेंशन मत लो, सुरक्षा मुहैया हम करवाएंगे। हम बोले कि आर्म्स का भी अति किया जाए, तो कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद नहीं मिल पाया? नहीं, कुछ नहीं मिला है। चलिए, तो ये ऋतिक हैं जो कि राकेश पासवान के बड़े बेटे हैं। और इन्होंने साफ तौर पे बताया कि इससे पहले भी ये घटना इनके पिताजी के साथ हुई थी। इन्होंने बहुत बार कोशिश भी किया कि उन्हें सुरक्षा दिया जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा इन्हें सुरक्षा नहीं दिया गया। बहरहाल 2 दिन हो गया है, लेकिन प्रशासन अभी भी लचर है अपराधियों को पकड़ने में। ये कोई बड़ी बात नहीं है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में अक्सर ऐसा हो पाया जाता है कि अपराधी अपराध करने के बाद बहुत दिनों तक खुलेआम घूमते रहते हैं और प्रशासन सिर्फ आश्वासन देते हुए नजर आती है। एक और कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने वाले लाखों लोग कल नारा लगा रहे थे कि बिहार में समानता है, शिक्षा में समानता है, हर जगह समानता है। तो क्या ये समानता थी जब 13 तारीख के शाम अंधाधुंध फायरिंग कर दिया गया था राकेश पासवान पर? अगर समानता थी तो सिर्फ महज एक शोभा यात्रा निकालने के लिए मना करना ये कहाँ तक सही होगा? एक बार सोचिएगा ज़रूर। और अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, ये कहाँ तक सही है? ये छोटा बेटा है, क्या नाम है बाबू आपका? ऋषभ राज। हाँ? ऋषभ राज। ऋषभ राज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? इस बार 9 में गए हैं। अच्छा, आप भी देखे थे घटना जब हो रहा था? हाँ। घर पे थे? घर पे थे। पापा को एक बार पानी पिला दिया, दूसरा बार बहन से मांगे, हाथ में पकड़े हुए थे और वो लोग आया, बात करने लगा। पापा पानी भी नहीं पिए। अच्छा, दरवाजे पे जब ऐसा हुआ तब आप उसी समय वहीं मौजूद थे? नहीं, हम ऊपर गए थे, भाई मेरा पटना से आया था तो भाई से कुछ बात करने, तो तभी मेरे पापा का आवाज़ आया था। हमको लगा कि कोई ऐसा पटाखा कहीं नहीं सुने, हम पहला बार सुने हैं। तो देख रहे थे तो मेरे पापा को पीछे से सब अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। चुप हो जाओ। तो ये छोटा बेटा है राकेश पासवान का जो यहाँ पे मौजूद है। और आप समझ सकते हैं कि एक परिवार की आँख के सामने जिस प्रकार की घटना अगर हो तो उस परिवार के अंदर कितना डर होगा और कितना सहम गया होगा वो परिवार, जो साफ तौर पे आप देख सकते हैं इनके परिवार के चेहरे पर कितना डर है और कितना ज़्यादा सहमे हुआ है। छोटा छोटा बच्चा अभी भी सहमा हुआ है। और मुझे लगता है कि इनका ये डर इतना जल्दी नहीं निकलेगा जब तक कि प्रशासन के द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। हमें नहीं लगता है ये डर निकल पाएगा। GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एक बार दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये निशान है, ये गोलियों का निशान है, जो गोली फायरिंग की गई थी यहाँ निशान है। एक निशान वहाँ देखिए, वहाँ पे भी निशान है और वहाँ पे भी एक निशान है। एक बार कैमरे से दिखा देंगे, वहाँ पे भी एक निशान है और एक निशान यहाँ पे भी है।
एक निशान यहाँ पे भी है, 1 मिनट हटेंगे भैया। देखिए एक निशान यहाँ पे भी है, मतलब 8-10 निशान तो ऐसे आप देख सकते हैं कि फायरिंग हुई है जिसका निशान बखूबी यहाँ पे दिख रहा है। मतलब किस प्रकार से गोली अपराधियों ने चलाया होगा इस निशान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बहुत सारी फायरिंग ऊपर भी की गई थी। यहाँ पे महिलाएं भी हैं। आप कौन है दीदी? ये पत्नी है उनकी। ये बच्ची जो थी, एक बच्ची जो बता रही थी इनकी बेटी, अच्छा वहाँ पे बैठी हुई थी। ये वाइफ हैं, एक बार दिखाएंगे। ये राकेश पासवान की वाइफ हैं। इनकी हालत हमें नहीं लगता है कि इस प्रकार है कि हम इनसे बातचीत कर पाएँ, लेकिन फिर भी एक बार चाची बोल पाएंगी आप? चाची बोल पाएंगी आप? ठीक कोई बात नहीं। तो बस अब हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको दिखा के कि इनकी क्या हालत हो रखी है वो आप देख सके और समझ सके कि इन पे क्या बीत रही होगी अभी, जिनकी आंखों के सामने ये सारा नज़ारा चलता रहा लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाई। वो इसलिए क्योंकि अपराधी लगातार अंधाधुंध गोलियों की फायरिंग कर रहे थे, गोलियों की बौछार लगा रहे थे और अगर चाहकर भी बचाने की कोई कोशिश करता उस समय तो उसकी भी जान जा सकती थी। अभी बताया हमें इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने कोशिश भी की बचाने की, तो उनके ऊपर भी फायरिंग की गई थी। 2 दिनों से इस परिवार का क्या हश्र है ये आप बखूबी यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा हम इनको परेशान नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये उस हालात में नहीं है कि हमें बता सकें। ये वही कुर्सी है जिस पे राकेश पासवान उस समय बैठे हुए थे जब उनके ऊपर अपराधी हमला कर रहे थे। इनफैक्ट एक बार जूम करके दिखाएंगे, अभी भी खून के धब्बे इस कुर्सी पर लगे हुए हैं जब गोली फायरिंग हुई थी। और ये देखिए गोली फायरिंग यहाँ पे भी की गई थी जिसकी वजह से यहाँ पे भी होल है और पूरा कुर्सी में अभी भी 2 दिन हो गया है और उस कुर्सी को एज इट इज़ रखा गया है ताकि आप प्रमाण देख सके कि वाकई यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ का एक चीज़ इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पे उस दिन क्या हुआ था। लोग से ज़्यादा यहाँ का जगह गवाही दे रहा है कि वो मंजर कितना डरावना होगा और वो मंजर कितना भयावह होगा जिस प्रकार यहाँ पे हुई होगी। तो आप एक बार सोचिएगा ज़रूर कि यहाँ के लोगों के दिमाग में वो घटना कितना असर डाला होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रशासन अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है तो हमें लगता है ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। एक बच्ची है उनकी जो उस दिन मौजूद थी। बाबू आप बात कर पाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? रोशनी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th में। और उस समय आप भी मौजूद थी जब ये घटना हुआ? हाँ। क्या देखा आपने? मेरे पापा को मार रहे थे सब मेरे सामने। कब, कितने बजे की घटना थी? 5 बजे। 5 बजे शाम में। कितने लोग से थे वो लोग? 4 लोग से थे। आने के बाद क्या किया उन्होंने? आने के बाद डायरेक्ट उन्होंने गोली फायरिंग करनी शुरू कर दी या कुछ हुआ था? पहले पापा से थोड़ा देर बैठ के बात किया, बैठा, फिर पापा को बोला आशीर्वाद देने के लिए। पापा जैसे ही झुके वैसे ही वो फायरिंग करने लगे। तो वो मुंह ढके हुए थे या मुंह खोल के आए थे? मुंह खोले हुए थे। आप पहचान सकती हैं उन अपराधियों को? फोटो देख के पहचान सकते, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था सब। फोटो देख के पहचान सकती हैं। तो क्या आपके पापा को जिस प्रकार से वो बैठ के बात कर रहे थे, आपके पापा को वो जानते थे? पापा लोग का फ्रेंड ही होगा ना। मतलब लगता था बातचीत से कि वो जानते होंगे उसे। क्या लगा आपको? तो आप उसमें से किसी को पहचानती थी कि कोई किसी व्यक्ति को पहले भी आपने देखा था? हाँ। किसे पहचानती थी? आदित्य ठाकुर को आपने पहले भी देखा था उन्हें? हाँ, वो मेरे पापा को मेरे सामने मारा था। अच्छा। उसका घर पोजिया में ही है। बगल का ही है। तो जब फायरिंग हो रही थी तो आपके पापा वहाँ से भागने की कोशिश नहीं, पापा आशीर्वाद देने के लिए जैसी जी के वैसी पापा के यहाँ पे गोली मार दिया। हम 3-10-20 यहीं पे गोली मार दिया तो पापा कैसे उठते? वैसे के वैसे। वो लोग बात करने आए तो उनके हाथ में हथियार दिखा था क्या आपको? नहीं, आप पीछे से वो आया था। पहले तो एक आके पापा का ध्यान भटकाया, बैठा, फिर पीछे से दूसरा वाला आके गन लेके आया जाने समय।
फिर उसके बाद पापा पे फायरिंग करने लगा अचानक में। हम लोग बचाने के लिए आए ना, तो हम लोग पे भी फायरिंग किया, मेरे अंकल पे भी फायरिंग किया, सब पे किया। और उसके बाद वो लोग भाग निकले। प्रशासन को ये सारी बातें बताई आपने? सब पता है, अभी तक कहाँ एक्शन ले रहा है वो लोग। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये बच्ची हैं, क्या नाम बताया बाबू आपने? रोशनी नाम है इनका, और 9th क्लास में पढ़ती है। अब जरा समझिए कि इतनी छोटी बच्ची जिन्होंने अपनी आंखों से अपने पिता का वो मौत का वो रूप देखा जो देखने के बाद किसी का भी दिल दहल सकता है। एक इंसान पे लगातार 8 से 10 गोलियों की फायरिंग होती रही और लोग चाह के भी उन्हें नहीं बचा पाए। और सबसे बड़ी बात कि पहले आकर उनसे बातचीत करता है अपराधी, और पैर लगने के बाद जब वो आशीर्वाद देते हैं तो वो उस पर फायरिंग कर देता है। सोचिए उनकी मंसूबा क्या हो सकती है और हमारे समाज की मानसिकता कहाँ जा रही है। जिस समाज में हम एक और दावे के साथ कह रहे हैं कि हमें समानता का अधिकार मिल गया है, हम सब कुछ अब कर पा रहे हैं, वही समाज में अगर इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है तो कितने शर्म की बात है। एक और जातीय जनगणना का लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि बिहार सरकार में जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं उससे भी इस तरह की घटनाओं पर प्रभाव पड़ेगा और लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर जिस प्रकार से खबर आ रही है, 13 तारीख की शाम की घटना है और 14 तारीख को भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव था और 13 तारीख के शाम में ही उनको मारा गया है, तो कहीं ना कहीं बात को रिलेट हो रहा है उससे। बाकी क्या कुछ है ये तो छानबीन के बाद पता चल पाएगा। बहरहाल हम यही कहेंगे, हमारी प्रशासन से यही गुहार होगी कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि अगर नहीं दिया जाता है तो उसका मनोबल इसी प्रकार बढ़ते रहेगा और इन बच्चियों के नज़र में, इन बच्चियों के अंदर जो डर है, जो सहम है, वो नहीं निकल पाएगा। बाकी कुछ नहीं कहेंगे, आप रिपोर्ट देखिए और बाकी ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ के समाज के ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए जो आज भी इस तरह का दकियानुसी सोच रखते हैं।